दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नए साल के नए निवेश प्रोग्राम के नए अंक में। साल 2024 निवेशकों के लिए किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और निवेश की क्या तैयारियां करना चाहिए, और हम ये भी बात करेंगे आज कि 2023 जो गुजर गया उसका क्या प्रदर्शन रहा, किस तरह से निवेशकों के लिए वो फ़ायदेमंद रहा। आप भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ सकते हैं। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 266049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक 0755 भोपाल का STD कोड लगाकर 266049 नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर भी आपके लिए फ़ोन के लिए उपलब्ध रहेंगे 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए, और आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री संतोष अग्रवाल जी। नमस्कार संतोष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। वित्त विशेषज्ञ हैं, अध्यक्ष हैं भोपाल स्टॉक इन्वेस्टर्स एसोसिएशन के, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री सुदर्शन मुंदड़ा जी। सुदर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। वित्त विशेषज्ञ हैं आप, जो भी सवाल करना चाहें अपने निवेश से संबंधित आप सीधे टेलीफोन लाइन पर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं संतोष अग्रवाल जी। 2023 गुजर चुका है, 2024 की शुरुआत हो चुकी है, और ये पहला एपिसोड हमारा इस नए वर्ष में जा रहा है। जी जी। इस एपिसोड के माध्यम से आप दर्शकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे नए साल की शुभकामना के रूप में? कमर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा निकला है, और आपको मालूम होगा कि हमने ऑल टाइम हाई जो है सेंसेक्स में और निफ्टी में बनाया है, और यही कहानी म्यूचुअल फंड्स में भी है। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया उनका भी म्यूचुअल फंड बढ़ा है। और एक ख़ास बात यह है कि हमारा सेंसेक्स और निफ्टी इस साल और पिछले साल नई ऊंचाइयों पर छुआ है। और अगर आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखें तो शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जिसने शुरू से सन 14 से लेकर अब तक 20 से 25% का मुनाफा दिया है। तो ये कहें कि अपन अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो शेयर बाज़ार बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है। और बाकी जो लोग नए इन्वेस्टर हैं या जिनको इन्वेस्टमेंट अपना करना है तो उनके लिए म्यूचुअल फंड्स हैं। तरह तरह के आजकल म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, तो जो उनकी चॉइस हो, चाहे वो पावर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, सब तरह के म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं जी, तो उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी जी जी। सुदर्शन जी, नए साल के लिए आप किस तरह से उत्साहित हैं निवेशकों के लिए? देखिए प्रेम जी, अगर मैं केवल 2023 की बात करूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। इस पूरे आप कोविड के बाद के समय को देखें, एक 2021, 22, 23, ये 3 सालों ने हमारे भारतीय निवेशकों को, एक सामान्य निवेशक का विश्वास स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स पे बड़ा गहरा किया है। इसके पहले जो निवेश आता था और इसके बाद जो निवेश आता है, इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर रहा। तो इन 3 सालों में निवेशकों ने काफ़ी सारा पैसा बनाया। कुछ निवेशकों को मैं जानता हूं जिनका स्वयं का ये कहना है कि हमारे पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा पैसा अगर हमने कभी बनाया तो वो 2023 में बनाया है। अच्छा। तो ये तो रहा पुरानी समय की बात। 2024 निवेशकों को काफ़ी मौके देने वाला है जी। तो ध्यान रखें, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें और बाय राइट एंड सेट टाइट का ही उसूल अपनाएं। ये मेरी दर्शकों को शुभकामनाएं। जी जी जी। संतोष अग्रवाल साहब, जिस तरह से सूचकांक अपने सर्वोच्च स्तर पर है और वो बढ़ता ही जा रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि अभी अपने मकाम पर पहुंच चुका है, दिनों दिन बढ़ रहा है वो। इसके क्या कारण आप समझते हैं कि इसके पुख्ता कारण क्या हो सकते हैं? पुख्ता कारण ये है कि एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो देश है जी, आज जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, लाइक अमेरिका हो, यूरोप में और भी शहर हैं, उनके निवेश हिंदुस्तान के अंदर बहुत हैं और आते जा रहे हैं। विदेश का भरोसा हमारे भारतीय बाजार पर बढ़ता है। विदेशी जो निवेशक हैं उनका, जैसा आपने कहा कि उनका भरोसा हमारे यहाँ है, और जो म्यूचुअल फंड के ज़रिए पैसा आ रहा है वो भी बहुत पैसा आ रहा है जी जी। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो हमारे म्यूचुअल फंड जो है उनको सपोर्ट करते हैं। क्या सुदर्शन जी, म्यूचुअल फंड को आप भी इस तरह से क्रेडिट देंगे? जी, यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़
मैं बताऊंगा यहाँ पे। जो एसआईपी अभी पिछले कुछ सालों से निवेशकों के बीच में एसआईपी एक बड़ा पॉपुलर माध्यम हो गया है निवेश का जी। अभी अगर हम देखें तो लगभग 18,000 करोड़ रुपया हर महीने एसआईपी के माध्यम से स्टॉक मार्केट में आता है। पहले ऐसा होता था 2-4 हज़ार करोड़ का बिकवाली अगर आ गई एफआईआई के द्वारा तो बाजार बड़ी तेजी से धाराशायी हो जाता था। अब कितनी भी बड़ी बिकवाली आती है वो 18,000 करोड़ तो एसआईपी के माध्यम से ही आ रहा है। इसके अलावा भी अन्य रूप से पैसा खूब आ रहा है बाजार में। तो हमारे यहाँ रिटेल निवेशक जो है, जो भारतीय निवेशक जो हैं, वो ही स्वयं से इतना पैसा लगा रहे हैं। शेयर बाजार आत्मनिर्भर हो चुका है। चलिए हम आपसे और चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, मयंक अग्रवाल जी भोपाल से। हेलो। हेलो जी नमस्ते मयंक जी। हाँ जी, स्वागत है। संतोष अग्रवाल जी का सवाल ये है जी जी कि सन 2024 में कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें शेयर बाजार में अपन निवेश करें तो अपन को अच्छा मुनाफा मिल सकता है? जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। मयंक जी, मैं 2-3-4 सेक्टर समझता हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी का है, पावर सेक्टर है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये काफ़ी अच्छे सेक्टर्स हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है। और इंडिविजुअल शेयर आप खरीद सकते हैं। आजकल तो ये है कि बाज़ार के अंदर आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं। तो अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बना सकते हैं कि आप थोड़े थोड़े शेयर, जो हमारे निफ्टी 50 का इंडेक्स है, उसके शेयर्स को लेके आप ख़रीदारी कर सकते हैं। और थोड़ा लॉन्ग टर्म का होराइज़न रहना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं कि हमने आज ख़रीद दिया तो कल बढ़ जाए, तो उसको प्लान करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। सुदर्शन जी, हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड की ही, तो आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर शेयर बाजार किस तरह से विदेशियों को अभी भी भरोसे का केंद्र बना हुआ है और क्यों है ये? जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। क्योंकि मार्केट शेयर बाजार तो हर देश में है लगभग, वैसे ही हमारा भी है, पर इसमें क्या खास बात है? देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले 3 वर्षों का जीडीपी का ग्रोथ, जी, तो विश्व के कई देशों के हम आगे चल रहे हैं। इवन अगर मैं बात करूं तो हम जीडीपी में पहले दूसरे नंबर पे हैं। जीडीपी का अगर डेटा आप देखेंगे तो ये हमारे देश से बाहर के जो निवेशक हैं उनको ये आकर्षित करता है कि एक ऐसे समय में भी जब क्राइसिस रही तब भी एक ऐसा देश बड़ी तेज़ी से उन्नति करता जा रहा है आर्थिक क्षेत्र में, तो वो निश्चित रूप से आएंगे ही निवेश करने के लिए। क्योंकि हर निवेशक ये सोचता है कि वो उस जगह पैसा लगाए जहाँ पे कि उसका पैसा तेज़ी से बढ़े। जी जी, और वो एवेन्यू भारत दे रहा है। बिल्कुल सही है। संतोष अग्रवाल साहब की भारत की आर्थिक विकास की जो गति है वो वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छी है, सम्माननीय है। आज हम 5वें पायदान पर पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी हमारा जो संकल्प है कि 2027-28 तक हम तीसरे क्रम पर आ जाएंगे जी। तो क्या ये भी एक कारण है जो विदेशी इन्वेस्टर्स हमारी तरफ आकर्षित होते हैं? डेफिनेटली यही एक कारण है जी। ख़ास तौर पे ये G2 सम्मेलन हमारे देश में हुआ, उससे हमारी काफ़ी ख्याति हुई है। जी। और आज आप देखिए कि चाइना में इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता है जितना कि हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। बिल्कुल सही है। G20 में तो बहुत काफ़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा परचम फहराया गया था। उसमें बहुत हमको हमारी काफ़ी तरक्की हुई या जानकारी। अच्छा, हमारी जो आर्थिक योजनाएं हैं, जिस तरह से आर्थिक गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो शायद एक इसका मुख्य कारण बन सकता है। हाँ, वही मैंने बोला जो आपको कि जिस तरह से हमारी जीडीपी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जिस तेज़ी से हमारी कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। हाँ। आप कॉरपोरेट के प्रॉफिट्स की बात करें तो कॉरपोरेट के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और आगे आने वाला समय हमें ऐसा दिख रहा है कि कॉरपोरेट में कैपेक्स एक्सपेंशन की बातें भी होने लगी हैं। तो जिस दिन वो आ जाएगा तब ये बाजार जो आज 72,000 का हम सेंसेक्स देख रहे हैं ये कहीं और दिखेगा। अच्छा। अंकित जैन सीहोर से टेलीफोन लाइन पर आ चुके हैं। हेलो अंकित जी, सवाल कीजिए। जी सर, मेरा सवाल संतोष अग्रवाल जी से है सर। जी सर, जैसे कि अभी 2023 में मार्केट इतना बढ़ गया, अब 2024 में मुझे अपना नया पैसा इन्वेस्ट करना है, तो क्या 2024 में भी मुझे वैसा ही रिटर्न मिल सकता है क्या? हाँ, ज़रूर आपको बहुत अच्छा मिलेगा।
काफ़ी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि कुछ नहीं तो अनुमान लगा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं, 25 से 30% मार्केट और बढ़ सकता है जी, 2024 के अंदर। तो नया निवेश भी कर सकते हो, और अगर आपके पास पुराना निवेश है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 2024 में उम्मीद करता हूँ कि बहुत और अच्छा होगा, और जिसमें कि आपको निवेश करेंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जी, सवाल करने के लिए धन्यवाद। सुदर्शन जी, ऐसा कहा जाता है, विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि मंदी का दौर खरीदारी के लिए बहुत अच्छा होता है, जब बाजार में मंदी आए तो खरीद लीजिए। बिल्कुल सही और है ना, लेकिन अब ये तो अपने लिए दूर की बात हो गई, भारतीय बाजार के लिए मंदी का दौर जी। अब ये तो तेजी पे तेजी का दौर चलता जा रहा है। अब इसमें कैसे निर्धारित करें कि मंदी आए, या वो तो संभव है नहीं। देखिए प्रेम जी, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। सन 2003 की बात, हम 20 साल पीछे जा रहे हैं। सन 2003 7-8 में एक बार मार्केट डाउन नहीं, हुआ मैं था ये वो। 2003 की जो बात कर रहा हूँ हाँ। कि 6000 का पहली बार सेंसेक्स ने हाई बनाया था जी जी 2002-03 के आसपास। बिल्कुल। तो कई निवेशक ये कहते थे कि ये तो पहली बार बढ़ गया, क्योंकि 1500-3000 का पॉइंट का सेंसेक्स होता था, और एकदम 6000 जब देखा तो लोग बाहर होना चालू हुए। अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स लोगों ने बेच के प्रॉफिट बुक करना, हमारे एक नाम बड़ा प्रचलित आता है, प्रॉफिट बुकिंग। तो लोग उससे बाहर हुए, और वो 8000 या 9000 या 10000 के लेवल पे भी अंदर नहीं हो पाए, क्योंकि उन्हें बार बार, जिसको आज व्यक्ति को 6000 महंगा लग रहा था, तो उसको 8000 10,000 तो बिल्कुल महंगा लगेगा ही लगेगा। तो ये बाज़ार अभी भी मुझे यही लग रहा है कि जो 72,000 का, अगर हम मैं 6000 से कंपेयर करूँ तो 12 गुना हम आ गए हैं। बिल्कुल। तो उस 12 गुने वाले लेवल पे आज हमें, और यहाँ से भी हमें कई गुना बाज़ार देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ हमेशा मैं सबको बोलता हूँ जी कि बाज़ार की मंदी टेम्परेरी होती है। हाँ। अगर बाज़ार में करेक्शन आया, वो टेम्परेरी है, वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने उतने समय के लिए रहेगा। पर बाज़ार की तेज़ी परमानेंट है। वो कंपनियों के प्रॉफिट, सरकार की नीतियों पे, वो अर्थव्यवस्था पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है, और वो परमानेंट है। वो उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी उसमें। जी जी तो इसलिए दर्शकों को और निवेशकों को बाज़ार पे भरोसा रखना चाहिए, और जब जब बाज़ार मौके दे, छोटा सा करेक्शन अगर आता है, कोई बहुत बड़ा करेक्शन अभी दिख नहीं रहा है, छोटा मोटा अगर करेक्शन आता है तो उसमें एंट्री करना चाहिए। बिल्कुल सही है। छोटा मोटा करेक्शन तो खैर आता ही रहता है। हाँ। ये शेयर बाजार का नेचर भी है। संतोष अग्रवाल जी, छोटे मोटे करेक्शन के लिए छोटे मोटे जो निवेशक हैं, वो उसको किस तरह से कैप्चर करें, अवसर को अपने लाभ में बदलें, कम पूंजी से ज़्यादा निवेश का लाभ कैसे प्राप्त किया जाए? निवेश करके ही कर सकते हैं। करेक्शंस आते हैं बीच में, लेकिन जैसे मुंद्रा जी ने कहा कि अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो खरीदी का समय लगता है मुझे, और लेकिन विशेष कोई मंदी दिखती नहीं है बाज़ार के अंदर, क्योंकि थोड़ा भी बाज़ार गिरता है तो ख़रीदार मौजूद रहते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी खरीदारी इतनी ज़बरदस्त है, और इनके पास इतना फंड है कि आज विदेशी निवेशक भी अगर बेचना चाहते हैं, कितना ही बेचने माल, वो सब म्यूचुअल फंड्स हमारे या इंस्टीट्यूशन से वो अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसलिए बाज़ार में मंदी तो मुझे नहीं दिखती आगे आने वाले साल में। बाकी निवेश का, जैसे मैंने कहा कि अगर बने हैं तो बने रहें, और मौका लगे तो थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, नया निवेश के लिए सोच सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो शेयर बाज़ार का इस समय किस तरह का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है आपको? और जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है निवेश के लिए, मतलब 1500 के आसपास ही हमें, अगर लोअर मिडिल इनकम कह सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो धीरे धीरे शुरुआत करके एक बड़े निवेश का लाभ कैसे लें? उनके लिए तो मेरी एक ही सलाह होगी कि SIP के माध्यम से वो उनका निवेश शुरू करें। वो 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जैसा उनको उचित लगता है उस हिसाब से वो SIP करें, और उससे वो उनके निवेश की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाएं। और इसमें एक मैं विशेष रूप से बात कहना चाहूँगा, हमेशा हमें सुनते आए हैं हमारे बड़ों से, पूर्वजों से, कि अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है सफलता पाने के लिए। तो हमें यहाँ पे भी, अगर निवेश में भी आप सफलता पाना चाहते हैं, आपके रिटर्न्स अच्छे चाहते हैं, तो यहाँ पे कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट क्या, हम पैसा बचाना हमारा कंफर्ट नहीं है।
पैसा बचाने में किसी को कंफर्ट नहीं लगता, किसी को आराम नहीं लगता, पैसा खर्च करना सबको पसंद है, आज के यूथ को स्पेशली। तो उस कंफर्ट जोन से उन्हें बाहर आना पड़ेगा और कुछ पेन लेना पड़ेगा बचत का, और उस बचत को निवेश में परिवर्तित करके इस सक्सेस को वो आसानी से पा सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। संतोष अग्रवाल जी, जैसे कि आप सेबी के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं, सेबी बहुत अच्छा नियंत्रण कर रही है इस समय निवेश के बाज़ार पर, तो जन जन के लिए आर्थिक जागरूकता किस तरह से आप लोग उसके कार्यक्रम संचालित करते हैं और कितना महत्व रखती है और क्यों ज़रूरी है? ये बहुत इस चीज़ पे सेबी का बहुत जोर है। जी जी। क्योंकि मैं इन्वेस्टर एसोसिएशन से सेबी से रजिस्टर्ड हूँ और उनके एडवाइजरी में भी रहा हूँ मैं। जी जी। तो सेबी का हर वक्त ये है कि इन्वेस्टर को अवेयर होना चाहिए। आप अगर ब्रोकर से डील कर रहे हैं या आप पोर्टफोलियो मैनेजर से डील कर रहे हैं, जिससे भी डील करें, जिससे भी काम काज करें, उसको कम से कम आपको अपना बिल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, लीगलिटी के पूरे आपको अपना होना चाहिए। और जो आपको कम से कम 20-25 पेज का एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए जी। और हो सके तो उस एग्रीमेंट की कॉपी भी लेना चाहिए। अच्छा। और धोखे से बचने के लिए आप कंफर्म कर सकते हैं, उनका सबको अलॉटमेंट रहता है ब्रोकर को, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसको भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि आजकल कई लोग नकली काम भी करते हैं या नंबर 2 में काम करते हैं या डब्बे में काम करते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रोकर जो सेबी से रजिस्टर्ड है, उसका आपको वहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा, ब्रोकर के जो उनका जो ऑफिस है उसके अंदर डिस्प्ले रहता है कि उनका नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कौन इसका वो सारी तहकीकात उनको करने संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतुष्ट हो जाना चाहिए। सुदर्शन जी, आपने अभी यंगस्टर्स का जिक्र किया कि कमाते तो खूब हैं, हाँ, लेकिन खर्च भी दिल हाथ खोल के करते हैं पूरी तरह से। तो वो अगर इसकी उनके अंदर एक जागरूकता आए या निवेश का महत्व समझें, तो उसके उनको अपने जीवन में क्या दूरगामी परिणाम अच्छे मिल सकते हैं? देखिए प्रेम जी, ये तो बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया। जो भी नए युवा हमारे यहाँ आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर नई उनको समझ में कब आएगा, जब वो दिखेगा उन्हें कुछ करता हुआ। बिल्कुल सही है। तो जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया, वो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम और सेबी ये जितने कार्यक्रम कर रही है, इसमें अगर युवा आते हैं तो उन्हें दिखता है कि पुराने समय से अभी तक हम कहाँ आ गए हैं। किसी निवेशक ने यदि 20 साल पहले निवेश किया था तो वो कहाँ आ गया, ये पिक्चर दिखती है, तो युवा निवेश करने आता है। और अब युवा की हम बात करें, अगर मैं उस पर थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूँगा आपको जी। यदि 2002 की बात हम करें, हमारा देश का पर कैपिटा इनकम जो था लगभग $500 था 2002 में। उस समय सेंसेक्स लगभग 3000 साढ़े 3000 के आसपास का सेंसेक्स हुआ करता था। आज हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो $2600 है। हाँ, आज हम लगभग 5 गुना से ऊपर पहुंच गए पर कैपिटा इनकम में 2002 से आज 2024 में। और हमारा सेंसेक्स 72,000 पे है, जो लगभग 20 गुना से ऊपर हो गया है। तो आप ऐसा समझिए कि जब 5 गुना बढ़ा हमारा पर कैपिटा इनकम, तो हमारा मार्केट बढ़ा 12 गुना। जैसा कि बाहर के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये दावा करते हैं कि सन 2050 तक भारत का पर कैपिटा इनकम जो होगा वो $23,000 होगा, ये उनका प्रेडिक्शन है। तो जब पर कैपिटा इनकम यहाँ से लगभग 10 गुना हो जाएगा, तो हमारा बाजार कहाँ जाएगा? आप देखिए, 5 गुना पर कैपिटा इनकम होने में बाजार 12 गुना हुआ। सुदर्शन जी, एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, गंज बासोदा से अंकित यादव जी। हेलो हेलो जी, सवाल कीजिए। मेरा ये सवाल है संतोष अग्रवाल जी से। जी। अभी ये बजट आने वाला है, हाँ, तो बजट में अपन कौन से सेक्टरों में उम्मीद है कि मतलब अपन निवेश करें तो अपन को बजट आने के बाद उसका लाभ मिल सके, कौन शेयर बाजार में, तो ऐसे कौन से सेक्टर में निवेश कर सकते हैं अपन बजट की पहले? खासतौर पे रेलवेज में एक बहुत बड़ा स्कोप है, तो रेलवे से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं उनमें निवेश किया जा सकता है। और बजट में समझता हूँ कि उम्मीद से अच्छा बजट आने वाला है इस बार, जैसी कि बात चल रही है।
तो आप अच्छे सेक्टरों में, जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें निवेश करें तो ज़रूर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। सुदर्शन जी, हम बात कर रहे थे उस उछाल की और पर जी। कैपिटा इनकम की, जिस तरह से रिटर्न मिल रहा है जी। और देश प्रदर्शित कर रहा है आर्थिक नीतियाँ। आगे क्या आपको संभावना दिख रही है, या निवेशक के लिए गोल जो रहता है, गोल का क्या महत्व है और लक्ष्य बना के ही निवेश करना चाहिए, ये ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, लक्ष्य जब तक किसी भी चीज़ में, केवल निवेश ही नहीं, किसी भी हमारे को कहीं जाना भी है तो उसका लक्ष्य होता है जी जी। कि हमें यहाँ से मुंबई ट्रैवल करना है, तो हम उस हिसाब से सारी तैयारियाँ करते हैं, हमको किस वाहन से जाना है, कैसे जाना है, कितने दिन रहना है। तो सेम वही चीज़ निवेश की यात्रा में भी होती है। यदि आपने लक्ष्य लिया है, आपका 5 साल का है गोल, तो आपके लिए फंड्स कुछ अलग रहेंगे, और यदि आपका गोल 20 साल का है तो आपके फंड्स बदल जाएंगे, या आपका गोल 1 साल का है तो आपके फंड्स बदल जाते हैं। तो लक्ष्य पहले बना लें, उसके बाद उस जर्नी को शुरू करें आप, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, हमने लक्ष्य बनाया नहीं है, उनके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र, हमारे दर्शकों के जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि इन्हें कौन सा फंड देना है, जब तक लक्ष्य नहीं मालूम पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल। लक्ष्य का सबसे ज़्यादा बड़ा महत्व है निवेश की दुनिया में। जी, इसके अलावा संतोष अग्रवाल साहब की कुछ, भारत कृषि प्रधान देश है इस तरह से, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में। एमएसएमई या कुछ कुटीर उद्योग, इस तरह की योजनाएं जो हैं, क्योंकि पहले तो व्यक्ति खुद आत्मनिर्भर बने, वो पैसा उसको अर्न करे और उसके बाद बचत करेगा, तब वो निवेश कर पाएगा। तो कमोडिटी मार्केट एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। किस तरह से कमोडिटी बाजार में काम होता है और कैसे रिटर्न मिलते हैं, या कैसे जुड़ सकते आजकल हैं उससे? तो बहुत अच्छी सुविधाएं जी गांव में मिलने लगी हैं, और ऑनलाइन सुविधा है। कमोडिटीज़ मार्केट के ज़रिए वो ऑनलाइन अपनी जो उसकी पैदावार है उसको बेच सकता है, एडवांस में बेच सकता है। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं। नहीं, तो आजकल उसको शुरुआत में कहाँ संपर्क करना होगा, कैसे वो इससे जुड़ेगा? देखिए, आज जगह जगह आजकल ये सब कंप्यूटर लग गए हैं, तो उसको तो कांटेक्ट करना पड़ेगा कि जो वहाँ पे उसके नियरेस्ट जो जगह है, अच्छा तो वहाँ पे आजकल तो जगह जगह मैं समझता हूँ कि भोपाल में तो है ही है, लेकिन आसपास के जो शहर हैं उनसे आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गांव में एमसीएक्स की वेबसाइट वगैरह पे भी जाके- हाँ, एमसीएक्स भी है, एनसीडीएक्स भी है, इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं वो, और जो उनको काफ़ी जानकारी है, और वहाँ से वो अपनी बचत कैसे कर सकते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उनकी जो फसल होती है उनको एडवांस में बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, और पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी तो यही एक तरीका है उनके लिए। और निवेश के लिए तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए बहुत सारे अच्छे निवेश आ गए। म्यूचुअल फंड्स अगर नहीं भी समझते हैं तो आज एनएससी तो और वैसे बैंक में भी ब्याज दर बढ़ रही है एफडी पे, इन हाँ, पे। बैंक में भी बढ़ रही है, लेकिन इससे अच्छा उन लोगों के लिए जो देहात में हैं, उनके लिए बैंक की सुविधा नहीं भी हो तो वो पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं बहुत हैं। जी, तो पोस्ट ऑफिस में भी बचत की बहुत सारी सारी स्कीमें हैं। चीज़ें हैं, और उसका फ़ायदा ले सकते हैं वो लोग। जी, तो सुदर्शन जी, नए वर्ष में निवेश का नया नज़रिया, उसके लिए क्या आप टिप्स बताना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी तेज़ी से निवेश का नज़रिया भी बदलता जा रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे कि रियल एस्टेट है अब, लेकिन आजकल एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी बन गए हैं, रीट्स हाँ। जिसे बोलते हैं, एमविट है, इस तरह से कुछ नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। जी, तो नयापन कैसे लाया जाए? जो देखिए, नयापन रीट्स या एमविट की आपने जो बात करी, ये अभी बड़ा छोटे स्वरूप शुरुआत है हाँ, अभी। शुरुआत है ये। इन्हें अभी निवेशकों को, छोटे निवेशकों को अभी इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए इसमें एंट्री बिल्कुल। के लिए। थोड़ा समय दें इनको, थोड़ा सा मैच्योर होने दें। दूसरी बात, अगर नए निवेश की मैं बात करूं तो अभी एक अच्छी चीज़ आपने देखी होगी, मल्टी एसेट एलोकेशन एक नया थीम आई है। अच्छा इस मल्टी एसेट एलोकेशन में क्या होता है, अभी तक हम इक्विटी डेट की बातें करते थे, हम हाइब्रिड फंड की बात करते थे तो वहाँ इक्विटी और डेट होता था। अभी यहाँ हो रहा है कि आपको इक्विटी भी है मल्टी एसेट में, डेट भी है, आपको कमोडिटी भी है। कमोडिटी में अच्छा। आपको गोल्ड एंड सिल्वर है, उसमें क्रूड है उसमें। तो आप यहाँ पे एक एसेट क्लास में निवेश नहीं कर रहे हैं, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं, जैसा कि उसके नाम में ही है,
मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये हर कंपनी के पास है उपलब्ध? नहीं, हर कंपनी के पास तो नहीं है, बट कुछ कंपनियों के पास है। मतलब हम सेक्टर वाइज बात करते हैं तो हर हाँ। सेक्टर में ये उनको सुविधा मिल सकती है? हाँ, ये मिल सकती है ये सुविधा। और अभी ये 2024 मुझे लगता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन का समय रहेगा 2024 में निवेशकों के लिए। जैसा कि हम गोल्ड में भी तेजी की संभावनाएं देख रहे हैं, हाँ। हम सिल्वर में तेजी की संभावनाएं देख रहे हैं, इक्विटी मार्केट तेज है ही। डेट की मैं बात करूं तो अब जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ब्याज दरें बैंकों में ज़्यादा हैं, अब बढ़ने लगी हैं, बीच में कम हो गई अब थी। ब्याज दरों का गिरने का दौर शुरू होने अगले क्वार्टर से ही शायद आप ब्याज दरों का गिरने का दौर देख सकते हैं। तो आपने जब जब ब्याज दरों का गिरने का समय देखा होगा, ये लगभग 2 से 3 साल तक हर क्वार्टर धीरे धीरे छोटा छोटा 20-20, 25 पैसे करके हमारा आरबीआई घटाता है ब्याज दरों को। तो ये जब भी ब्याज दरें घटती है, डेट फंड के रिटर्न, जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं, उसके रिटर्न बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ विन विन पोजीशन है। अगर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्टर आते हैं तो उन्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल सही है। एसेट एलोकेशन का भी बड़ा महत्व होता है संतोष अग्रवाल जी। सही बात है। तो एसेट एलोकेशन क्या भूमिका निभाती है निवेश के लिए? तो एसेट एलोकेशन ये फंड्स वाले करते हैं जी। और इनकी एएमसी होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं वो, और वो किस फंड में कितना पैसा लगाना है कितना नहीं लगाना है वो ये तय करते हैं। और मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड ले लें या इक्विटी में ले लें, उनको फंड वही जनरेट होता है म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी मार्केट में। तो फंड एलोकेशन जिस जिस सेक्टर में अच्छा हो रहा है, जैसे पावर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें ऑटोमोबाइल्स है, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। जी जी। मैं आदरणीय अग्रवाल जी की जो बात थी उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं, यदि आपकी अनुमति जी हो जी तो। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे निवेशक ये कर सकते हैं कि यदि उन्हें लग रहा है कि एसेट क्लास में अगर हम बात करें, इक्विटी में तेज़ी उन्हें ज़्यादा दिख रही है, तो अगर सस्ता उसके आगे गोल्ड दिख रहा है तो वो वहाँ से थोड़ा सा एसेट अपना एलोकेट गोल्ड में कर सकते हैं। स्विच कर दें वहाँ से। स्विच करके गोल्ड में आ सकते हैं, वो स्विच करके सिल्वर में आ सकते हैं, वो स्विच करके क्रूड में आ सकते हैं, वो स्विच करके डेट में आ सकते हैं। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि डेट में अब रिटर्न बढ़ने की संभावनाएं आगे आने वाले 2-3 सालों में आपको डेट के रिटर्न डबल डिजिट में मिलेंगे। जी जी। तो इस तरह से वो उनके एसेट को और वैसे भी allocate कर डेट सकते फंड हैं। सुरक्षित माने जाते हैं। यस, अगर उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा आने हाँ, लग जाएगा तो उसमें कमाल की परफॉर्मेंस रहेगी। वहाँ डेट और इक्विटी का संतुलन किस अनुपात में होना चाहिए देखिए एक निवेशक के लिए? ये तो निवेशक टू निवेशक वेरी करता है। किसी निवेशक की अगर मैं मेरे जैसे व्यक्ति की बात करूं तो मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल डेट नहीं है। मेरे पोर्टफोलियो पूरा इक्विटी से भरा हुआ है। और कुछ निवेशक ऐसे भी होंगे जिनके पास इक्विटी शायद 10%, 15% या 20% होगा। तो वो निवेशक टू निवेशक वेरी करता है और वो व्यक्तिगत चर्चा का मुद्दा हो सकता है। अच्छा अच्छा। आप हम अपनी उसको मॉस के लिए नहीं बोल सकते कि 60%, 40% या 80% क्या रखें। बिल्कुल वो अब आपकी रिस्क कैपेसिटी पर डिपेंड करता है हाँ, कि आप आपका किस तरह रिस्क से- एपेटाइट कैसा है। और दूसरा फिर जो हमारे दर्शक हैं उनके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो उनके साथ जब बैठ के चर्चा करते हैं तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो समझ लेते हैं। उस हिसाब से उनको वो इक्विटी एक्सपोजर जितना देना है वो दे सकते हैं। जी जी। संतोष अग्रवाल जी, जिस तरह से गोल्ड की कीमत भी बढ़ रही है, कीमती धातुएं बढ़ रही हैं, तो क्या गोल्ड की तरफ रुझान ठीक रहेगा आगे आने वाले समय के लिए? नहीं। या आजकल तो गोल्ड भी फिजिकल फॉर्म के बजाय आपको ETF वगैरह में उपलब्ध है? जैसे मुंदड़ जी ने बताया है कि जो नए निवेशक हैं या पुराने निवेशक हैं उनको एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना पड़ेगा जी कि कुछ पार्ट आपको गोल्ड में, कुछ सिल्वर में, कुछ डेट में, कुछ शेयर बाज़ार में, कुछ पोस्ट ऑफिस में। इस तरह से पोर्टफोलियो प्लानिंग करके अगर आप काम करें और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट जैसे आप मुंदड़ा जी ने बताया ज़्यादा है तो आप बिल्कुल। शेयर बाज़ार में अपना हिस्सा ज़्यादा रख के उसमें कमाई कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग जी आपको खुद की करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि निवेश जो नया निवेशक है उसको ज़रूर मैं एडवाइस करूँगा कि बजाय डायरेक्ट अपना एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में करें, हाँ
वो म्यूचुअल फंड का एक जो रूट है उसके शुरुआत ज़रिए वहाँ से करें और उनकी प्लानिंग भी जो ब्रोकर होता है म्यूचुअल फंड का वो भी प्लानिंग करके मतलब कह देता है। सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड की सेफ्टी के साथ कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अब सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं। संतोष अग्रवाल जी एक कॉलर और हमसे जुड़ जी। चुकी हैं भोपाल से उमा अग्रवाल। हेलो हेलो। जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है जी, कि नए वर्ष में लेडीज को औरतों को जो है किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, बताइए मनोज जी। ये आप दोनों ही बता सकते हैं। महिलाओं के लिए ऐसी क्या आप निवेश की कुछ नई योजनाएं आपको दिख रही हैं जहां उनके लिए लाभदायक हों? देखिए, मैं तो यहाँ ये बोलूँगा, देश में महिलाएं पुरुष सभी बराबर हैं और सभी योजनाएं भी एक सी हैं। तो योजनाओं को, म्यूचुअल फंड की योजनाओं को महिलाओं या पुरुषों के बीच में हम बांट नहीं सकते। वो उनके गोल्स, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो क्या क्या हैं, उस हिसाब से हम। फिर भी थोड़ा सा एक फर्क यहाँ आता है, जैसे महिलाओं के लिए से अब मैंने अभी अग्रवाल जी से सवाल किया था गोल्ड के बारे में। हाँ। तो ये तो आकर्षण का केंद्र है, तो गोल्ड के बारे में ही आप बताइए, ETF और इस तरह से कैसे वो करें? देखिए, गोल्ड में निवेश का सबसे अच्छा माध्यम मुझे ऐसा लगता है जो गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं। जी जी, सरकार के जो गोल्ड बॉन्ड आते हैं, उनसे बेहतर निवेश का माध्यम गोल्ड में कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ आपको 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज भी मिलता है। अच्छा, अगर आप बाजार से गोल्ड खरीद के ले आए तो उसमें ब्याज कुछ नहीं मिलना आपको, पर वो आपने अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है तो वहाँ आपको 2.5% ब्याज भी मिल रहा है और गोल्ड की जो तेजी हो रही है उसका तो फायदा मिल ही रहा है। और उसमें आपको लॉकर के पैसे भी बच रहे हैं और लॉकर के पैसे किराया भी बच रहा है, किराया भी बच रहा है, तो चोर भी- उसको चोरी नहीं कर सकता है। जी जी जी, लूट और वो जो चेन रॉबरी और ये सारी जो चीज़ें होती वो नहीं हो सकती उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। संतोष अग्रवाल जी, उमा जी ने बहुत अच्छा सवाल किया था। एक महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ हमारे देश में किया भी जा रहा है, जैसे कि अभी नारी वय बंधन जो योजना अभी लॉन्च हुई है, और महिलाओं के लिए काफ़ी आर्थिक योजनाएं भी हैं, है ना, जैसे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, इस तरह की तो योजनाएं चल रही हैं। बाकी महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा एक आत्मनिर्भरता का एक प्लेटफॉर्म दिखता है कि NGO के माध्यम से कई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उससे जुड़कर भी काफ़ी कुछ वो तरक्की कर रही हैं। सही बात है। तो किस तरह से अब हम कुटीर उद्योग के महिलाओं के लिए हाथ में कलात्मकता होती है प्रचुर मात्रा में, नहीं, इसमें तो सरकार का भी बहुत थ्रस्ट है इस चीज़ के कि MSME और SME जो हैं इन पे जोर दिया जाए, और काफ़ी जो हमारी एसोसिएशन है, फेडरेशन, उसके अंदर काफ़ी महिलाओं के लिए उन्होंने स्कीम्स बनाई हैं। नारी वय बंधन योजना तो पूरे महिलाओं को ही समर्पित है, और नारी शक्ति के लिए वो काफ़ी कुछ उसमें संभावनाएं हैं। तो काफ़ी इनको महिलाएं वहाँ हैं, जानकारी हासिल करना चाहिए। आज भी कई महिलाएं हैं जो कि मंडीदीप में और आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट में गोविंदपुरा में वो फैक्ट्रियाँ चला रही हैं, और MSME तो काफ़ी महिलाओं ने अपनी ज़मीनें अलॉट करा के रखी हैं। अच्छा, तो ये लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार की बहुत सब्सिडी मिलती है इनके अंदर, MSME इसके अंदर, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोप है महिलाओं को, कि महिलाएं आगे आ रही हैं तो उनको बिल्कुल। और MSME अगर बढ़ता है या SMEs में इन्वेस्टमेंट होता है तो ये पूरी जो हमारी कंट्री की इंडस्ट्रियल वो है उसमें उनको भी व्यक्तिगत आर्थिक विकास के साथ देश के विकास में भी योगदान दे रही हैं महिलाएं, और दे सकती हैं। सुमित अग्रवाल जी हैं उज्जैन से। हेलो हेलो जी, सुमित जी स्वागत है, सवाल कीजिए। जी सर, मेरा संतोष अग्रवाल जी से सवाल था जी जी, कि 2024 में सर उनका सोने चांदी को लेकर क्या नजरिया है? नज़रिया बहुत अच्छा है। आप खरीद के रखिए, या जैसे मुंद्रा जी ने बताया कि गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, 2.5% का ब्याज भी मिलता है, और नीचे नहीं जाना है गोल्ड। मुझे लगता है कि यहाँ से 10% 15% की ग्रोथ आ सकती है। जी। सुदर्शन जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों अभी बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो दोनों में निवेश बनाए रखें अगर हैं तो, और भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं आप। अच्छा, एक जब पोर्टफोलियो हम बनाते हैं तो उसमें गोल्ड भी शामिल होता है, कीमती बिल्कुल होता धातुएं है। होती हैं, तो नए साल के लिए
एक नया पोर्टफोलियो क्या आप सुझाव देंगे, किस तरह से बनाना चाहिए? देखिए, नए वर्ष के लिए अगर कोई एक युवा है जिनकी आयु 25-26 साल है, उनको अगर एक पोर्टफोलियो एज बनाना, ग्रुप के हिसाब से आप बता दीजिए। हाँ मैं एज ग्रुप के हिसाब से बिल्कुल, बता रहा हूँ, तो उन्हें तो मेरी सलाह रहेगी वो SIP और STPs के माध्यम से पूरी तरह से इक्विटी में जाएं। अच्छा, क्योंकि एक युवा जो 25-26 साल का, उसकी उतनी लायबिलिटी नहीं होती है और लॉन्ग टर्म उसके पास 25-30 साल है निवेश के लिए, वो कर सकते हैं। फिर अगली एज ब्रैकेट आता है 35 से 40 साल वाला। इस 35 से 40 साल वाले व्यक्तियों के पास थोड़ी सी लायबिलिटी आ जाती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो वहाँ वो इक्विटी से थोड़ा सा 10-15% का डेट भी शामिल कर लें और 10-15% उसमें गोल्ड को ऐड करें। फिर अगला ब्रैकेट आता है 50 से 60 वर्ष जी की आयु वर्ग का। इस 50 से 60 वर्ष की जो आयु वाले हैं, इन्हें थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर और कम करना चाहिए वहाँ से। अगर वो 80% पे बैठे हैं तो थोड़ा सा हल्का कम करें उसे, और डेट में थोड़ा बढ़ाएं और गोल्ड में थोड़ा बढ़ाएं। इसको इस तरह से लेके चलें और रेगुलर निवेश करते रहेंगे तो एक जो कास्ट एवरेज का फ़ायदा मिलता है जी, वो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अनुशासित होना चाहिए, निवेश भी डिसिप्लिन होना चाहिए और उसको पूरा सोच विचार करके, विश्लेषण करके हाँ, उसमें बने रहना चाहिए। उसमें बने रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ा नुकसान हमारा जो होता है ना, जब हम निवेश से बाहर होते हैं तो उससे बड़ा नुकसान कोई और नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपके घर में रखा हुआ वो बढ़ेगा नहीं, उल्टा घट रहा है इन्फ्लेशन के कारण। और वो निवेश में चाहे वो 8 या 10% बढ़ रहा है, पर वो कुछ तो बढ़ रहा है। और निवेश आपका 24 घंटे कमाई देने वाला है। जी जी आप जी, तो 7-8 घंटे 12 घंटे मेहनत करके कमा सकते हैं, पर आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करता है। बिल्कुल। तो उससे 24 घंटे काम कराएं, उसको आराम सुदर्शन करने का जी, मौका ना एक दें। कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, शैलेश गोयल जी। जी हेलो हाँ नमस्कार जी, मैं जी, सवाल नमस्कार। मुंद्रा जी से था। जी जी आज जो अपन बात करते हैं भारत के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। हर जगह अपन बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या योगदान है अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर, और उससे अपने शेयर मार्केट से लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये कैसा पैसा बना सकते हैं? बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल विकास का कारखाना ही कह सकते हैं आज के ज़माने में। हाँ। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स, इस तरह की योजनाएं भी ये सारी चल रही चीज़ें हैं। चल रही हैं। गोयल जी ने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा अच्छा सवाल है ये। जी हाँ जी हाँ, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो है, अगर मैं अभी यहाँ थोड़ा सा गोयल जी सुनिएगा, बड़ा आंसर है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था उसका। हाँ हाँ अभी हम अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो हर देश की अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य पिलर होते हैं। जी पहला एग्रीकल्चर होता है, बिल्कुल दूसरा मैन्युफैक्चरिंग होता है और तीसरा होता है सर्विस इंडस्ट्रीज। बिल्कुल। हमारा देश सबसे पहले स्टार्ट हुआ, हमने सबने सुना, कृषि प्रधान देश था हमारा। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी R&D हुई और हम एग्रीकल्चर वाली अर्थव्यवस्था ही बने रहे काफ़ी समय तक। इसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग जो सेकंड स्टेज थी उसे क्रॉस करके और सीधे हम सर्विस सेक्टर पे आ गए। जो आप IT का बूम देख रहे हैं, सब जगह भारत के झंडे गाड़े हुए हैं हर देश में बिल्कुल, बिल्कुल। IT के नाम पे, वो एक सर्विस इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं दब गया था, वो कहीं ना कहीं उस पर उतना ध्यान नहीं रहा देश की सरकारों का। अब यहाँ ये हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा ध्यान जा रहा है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें जो अभी आपने बोला, स्टार्टअप्स है। स्टार्टअप्स और ये सारी जी, चीज़ें, जी, जी। ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से अभी तक की जो GDP थी, अभी आप देखिए हमारी GDP में मेजर रोल किनका था? एग्रीकल्चर और सर्विस इंडस्ट्री का। मैन्युफैक्चरिंग लगभग 10-12% का ही उसमें अपना रोल प्ले कर रहा था। बिल्कुल। अगर मैन्युफैक्चरिंग का ये यहाँ से दूना या तीना होता है तो आपका GDP कहाँ चला जाएगा? ये देखिए, अर्थव्यवस्था हमारी अपने आप बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब गोयल जी का जो क्वेश्चन था कि शेयर बाजार में मैं इससे कैसे फ़ायदा उठाऊं, तो शेयर बाजार में आपके पास कई सारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनियों के शेयर्स हैं, आप उनमें निवेश कर सकते हैं, या फिर आप कई सारे म्यूचुअल फंड के फंड है, कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनियों के फंड हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही निवेश करते हैं। उनमें निवेश करके आप इस मैन्युफैक्चरिंग के जो तेज़ी आने वाली है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। सवाल करने के लिए धन्यवाद। संतोष अग्रवाल साहब, स्टार्टअप्स और ये सारी जो मेक इन इंडिया है उसका एक जो मोनो है शेर, अब वो शेर की दहाड़ की गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल। और देश के बाहर भी वो लोग इसको समझ रहे हैं कि भारत बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास भी कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी एसोसिएशन है
उसके ज़रिए भी काफ़ी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज़ को, और सालाना हमारा एक पुरस्कार वितरण भी होता है जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। हाँ हाँ उसमें 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख तक के प्राइजेज स्पॉन्सर्ड हैं कि महिलाओं ने अगर कुछ अच्छा काम किया है, स्टार्टअप में किया है जी। या इंडस्ट्री में किया है या कुटीर उद्योग में किया है, उन सबको कम से कम 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख तक के हमारे पास इनाम दिए जाते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए। जी जी जी। तो ये एक लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलता है, उनकी हौसला अफजाई भी और होती हौसला है, अफजाई भी- आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आने वाली जो पीढ़ी है वो उससे प्रेरणा भी लेती है। प्रेरणा भी देती है। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, सक्सेना जी, आइए। हेलो सर नमस्ते। जी, नमस्ते। सर मेरा सवाल मुद्रा जी से था। जी। मेरा एज अभी 30 ईयर है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू मैं अपना रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरह से कर सकता हूँ? म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटायरमेंट प्लान, ये सक्सेना जी, बहुत लंबी गाड़ी पकड़ रहे हैं हाँ, ये रिटायरमेंट सक्सेना तक जी के ने ये लिए। क्वेश्चन जो किया है, ये यूथ को सबको करना चाहिए ये क्वेश्चन। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्योंकि आज के समय में सबके। रिटायरमेंट में कहीं कोई पेंशन या वो नहीं है। वो पेंशन तो कंसेप्ट ही खत्म हो रहा है धीरे, और वही कॉर्पोरेट चीज़। में तो है भी नहीं, कॉर्पोरेट में कोई ज्यादातर पेंशन यूथ नहीं कॉर्पोरेट होती से है। जुड़ा हुआ तो है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग को सबसे अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। आप जो आपका आज खर्च कर रहे हैं उस खर्च को 6%, 8% जो आपको इन्फ्लेशन लगता है, उस इन्फ्लेशन से उसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपकी 30 साल आपने एज बताई है, आप अगर 50 में, 60 में, जिस एज में आप रिटायर होना चाहते हैं उस एज तक में कैलकुलेट करके देख लीजिए आपका आज का खर्चा उस समय कितना हो जाएगा, और उस हिसाब से आपको उसमें निवेश करना चालू कर दीजिए। यदि आज आपका खर्चा 50,000 रुपये महीना है और आपको ऐसा लगता है कि 6% इन्फ्लेशन के साथ वो कहीं 3 लाख रुपए हो जाता है आने वाले 20 साल में, तो उस 3 लाख रुपए महीने के खर्चे को पूरा करने के लिए आपको कितने बड़े कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी पहले ये निकाल लीजिए। फिर उसके बाद उस कॉर्पस को कैसे इकट्ठा करें, तो उसके लिए एसआईपी और लमसम निवेश के माध्यम से उसको आगे बढ़ाइए। पर इस बीच में किसी भी लालच में कि कार ले लूं या ये अच्छा चीज़ लग रही वो ले लूं, इसमें मत पड़िएगा, नहीं तो ये आपकी जो रिटायरमेंट जर्नी है ये अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल सही है, इसीलिए कहते हैं कि गोल का बहुत महत्व है। आपने गोल बनाया है रिटायरमेंट के लिए तो उसी पर अडिग रहें। बाकी प्रलोभन बहुत से दिखेंगे आपको, बहुत दिखेंगे। रियल एस्टेट में भी कि बिल्डिंग भी कुछ नजर आएगी, गाड़ी भी आएगी, कि फॉरेन ट्रिप भी आपको लगता है कि सारी चीज़ें दिखती पर हैं। वो उसको डिस्टर्ब, उसके लिए अलग कर सकते हैं। उसके लिए अलग करिए। हर गोल के कुछ के लिए एक एसआईपी या एक बिल्कुल। निवेश करिए, और उस गोल के अलावा उसको कहीं और मत यूज़ मत करिए। करिए। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ समय के लिए इसको मैं निकाल लेता हूँ, वापस डाल दूंगा, पर वो वापस कभी नहीं आ पाता है। बिल्कुल सही है। तो धैर्य बनाए रखें और अपने गोल पर टिके रहें, यही सूत्र होता है। संतोष अग्रवाल जी, सीनियर सिटीजन के लिए भी काफ़ी कुछ मेहनत जो कर लेते हैं वो अपनी उम्र में, लेकिन बुढ़ापा आते आते वो उतने अशक्त हो जाते हैं। किस तरह के उनको अपने पैसे को फिर काम पे लगाएं वो, कि उनको उनका पैसा बना के दे। आजकल कई स्कीम्स हैं जिसके ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको मंथली जी इनकम होती है। अगर आप जो भी आपने निवेश किया तो ऐसी स्कीम चुनना चाहिए कि जिसमें उनको मंथली पैसा आता रहे, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा उनके लिए वही रह जाता है कि उनको महीने का महीने पैसा उनके अकाउंट में आ जाए। और आजकल तो सुविधा है, आप ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए सुविधा है कि आपको घर पहुंच की सुविधा है। कुछ भी चीज़ आपको पैसा मंगाना है या आपको पैसा जमा करना है तो आज बैंक ये भी सुविधा देती है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हर तरह की सुविधा आपको घर पहुंच की देता है, मिल जाएगी। आज चाहे पोस्ट ऑफिस, डोर टू डोर सर्विस है, डोर टू डोर सर्विस। और आप अगर रेलवे की बुकिंग कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में हैं या बैंक में हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। बिल्कुल कि आप सीनियर सिटीज़न को, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी क्योंकि मेरी एज भी 75 के ऊपर है, तो उसके अंदर आपको प्रायोरिटीज़ हैं। जी हाँ, जहाँ आप रेलवे का टिकट लेने जा रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं या बैंक में जा रहे हैं तो पहले प्रेफरेंस आपको, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सीधे वहाँ का जो चीफ है, बैंक मैनेजर हो या आपका अधिकार है, आपका आप उस अधिकार है, अधिकार की मांग कर सकते क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी जी जी। मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ता। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो वो लाइन में आपको नहीं लगाएंगे, आपको प्रेफरेंस के तौर पर आपका काम जो भी है उस कोटे में, सीनियर सिटीजन के कोटे से आपको लग जाता है। एक प्रकाश गर्ग देवास से कॉलर जुड़ चुके हैं टेलीफोन पर। हेलो हेलो
जी, सवाल कीजिए, स्वागत है। मेरा संतोष अग्रवाल जी सवाल था। जी जी। ये 2024 में सोने चांदी या शेयर बाजार में किसी एक में निवेश करना हो तो किसमें करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो दोनों में करना अग्रवाल चाहिए। साहब, सोने चांदी के आपके पास बहुत सवाल आ रहे हैं आज, मतलब बिल्कुल स्वर्णिम कार्यक्रम हो गया अब ये। दोनों में इन्वेस्टमेंट फ़ायदा है 2024 में, पहले भी बताया है। अच्छा, अब दोनों में एक अनुपात कैसे बना है, कितना सोना लें और कितना चांदी में ये करें? ये आपकी रिस्क एपिटाइट के ऊपर है नहीं, कि रिस्क कैपिटल वो तो है, लेकिन आपका भी ये एक अनुभव क्या कहता है कि सोने ज़्यादा तेजी से कीमत देगा या चांदी बढ़ रही है? देखिए, चांदी में इन्वेस्टमेंट कम लगता है, अच्छा, सोने में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। तो आप चांदी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ने की गुंजाइश दोनों में है। लेकिन जैसे आज छोटा निवेशक है, वो मिड कैप के शेयरों में निवेश करता है, वो सोचता है कि मेरे पास पूंजी कम है तो मैं मिड कैप में करूँ, और आजकल मिड कैप शेयर्स में बहुत तेज़ी है। हाँ, इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सोना खरीद सकते हैं। सिल्वर में पैसा की लागत कम रहती है जी। और सोने में लागत ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। पर गोल्ड में आपको एक ये फ़ायदा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप ले सकते हैं हाँ, उसको। वो आप ये अब जैसे मुंद्रा जी ने बताया कि गोल्ड बॉन्ड आ गए हैं, हाँ, तो उनके ज़रिए आपको 2.5% का ब्याज भी एक्स्ट्रा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी जैसे संतोष अग्रवाल जी ने कहा कि मिड कैप, लार्ज कैप या ऐसे, अब नए साल में जी मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप किसको भरोसेमंद माने, सब नए या एक उम्मीद किससे रखें कि उसमें हम निवेशित हों? मेरा तो एक ही कहना है कि नए साल में मल्टी कैप में जी। निवेशित रहें, जहाँ तीनों आ जाएंगे, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। कुछ लोग स्मॉल कैप को महंगा बोलेंगे, कुछ लोग मिड कैप को महंगा बोलेंगे, पर मैं बोल रहा हूँ अभी के समय में तीनों में ही आपको ग्रोथ दिखेगी। अच्छा अच्छा, क्योंकि देखिए ये अगर इनके इंडेक्स की बात करें हम, तो इंडेक्स में अगर अभी पिछले 2-4 दिनों पहले का आपने देखा होगा, तो इंडेक्स में कुछ, हर इंडेक्स में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तीनों इंडेक्स में से कुछ स्टॉक्स बाहर हुए और कुछ स्टॉक्स इन हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो हम इंडेक्स को कैसे देखेंगे? जब वो स्टॉक्स ही नए बदल गए हैं, तो अब तो उन स्टॉक्स के हिसाब से वो इंडेक्स चलेगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए मल्टी कैप लें इस समय, तो वो बेहतर रहेगा। मल्टी कैप के रिटर्न किस तरह से अनुमानित आप मान सकते हैं? अभी पिछली परफॉर्मेंस कैसी रही है उनकी? पिछली परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी रही है। अभी अग्रवाल साहब ने बोला कि मिड कैप और स्मॉल कैप बड़े भागे हैं, तो जैसा हमने शुरुआत, इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2023 बड़ा बूम रहा और अच्छी तेज़ी मिली, अच्छा कमाया हमारे निवेशकों ने। तो अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें, तो परफॉर्मेंस में तीनों की ही परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। अगर हम BSE सेंसेक्स या NSE के निफ्टी की बात करते हैं, तो वो लार्ज कैप है। वो जी, आज 72,000 आया, मतलब लार्ज कैप चले हैं। बिल्कुल। तो लार्ज कैप भी चले हैं, मिड भी चले हैं, स्मॉल भी चले हैं, तीनों ही चले हैं। पर इस साल में, स्पेशली 2024 के साल के लिए मैं सलाह दूंगा हमारे दर्शकों को कि वो STP के माध्यम से निवेश करें। अच्छा, उनका निवेश इस साल में STP और SIP के माध्यम से ही हो। लमसम को थोड़ा सा कम करें। यदि वो 100 रुपये लगाना चाहते हैं, तो 25 रुपया, वो अगर उनको दिख रहा है तेज़ी, तो 25 रुपया तो अभी निवेश कर दें, पर 75 रुपये को STP के माध्यम से करें। वो वीकली STP करें, फोर्टनाइटली करें, मंथली करें, वो जैसा उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र उन्हें सजेस्ट करते हैं, बट वो STP के माध्यम से करें। STP अच्छा, के माध्यम से STP से किस तरह से कर सकते हैं? STP के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। STP का ये होता है कि आपका मेजर इन्वेस्टमेंट जो जाता है, वो कंजर्वेटिव फंड्स में जाता है। वो डेट हो सकते हैं, वो इक्विटी सेविंग सेरी के फंड्स हो सकते हैं, जहाँ मतलब पे STP के लिए आपको कहीं ना कहीं वो फंड डाल के रखना पार्क करना पड़ेगा, पड़ता है। पार्क करना वो पड़ेगा। पार्किंग फंड कहलाता है। लिक्विड फंड वगैरह में कहीं डालना। हाँ, लिक्विड या मैंने वही बोला, कंजर्वेटिव फंड्स में आप डाल सकते हैं। वहाँ से आपका पैसा एक निश्चित रकम, एक निश्चित समय में, वो वीकली हो सकता है, वो फोर्टनाइटली हो सकता है, वो मंथली हो सकता है, वो एक निश्चित समय में वो उस डेस्टिनेशन स्कीम जो भी ले सकते हैं, वो एक से अधिक म्यूचुअल फंड की स्कीमें भी ले सकते हैं आप, उन स्कीमों में जाता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर यहाँ हमें बाज़ार थोड़ा सा महंगा लग रहा है, तो जब बाज़ार टूटेगा तो सस्ते भाव में यूनिट्स खरीदा जाती है। वो सस्ते भाव की यूनिट्स खरीदते हुए आपकी एवरेज प्राइस जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जी जी। तो इसीलिए जिस तरह से SIP में निवेश होता है, SIP में निवेश आप जो हर महीने कमा रहे हैं उसमें से निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ आपने जो कमाया हुआ है, जो आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ, उसके ऊपर आप बैंक से ज़्यादा रिटर्न ले रहे हैं, उस
कंजर्वेटिव फंड में भी डाल के हाँ, आपके सेविंग बैंक से, दोहरा फायदा है, सेविंग बैंक से ज़्यादा फंड ही जहाँ मिल रहा है आपका उसमें। पार्क किया वहाँ से भी मिल रहा है हाँ। और एसटीपी के जरिए और एसटीपी इन्वेस्टमेंट के जरिए आपका निवेश संतोष equity में अग्रवाल हो रहा है। साहब, जिस तरह से 2023 अभी तक के भारतीय शेयर बाजार में एक ऐतिहासिक परचम उसने फहराया है, सबसे अच्छा एक प्रदर्शन रहा है, तो क्या ये श्री गणेश है, आगे आने वाले सालों में भी इसी तरह की शुरुआत दिखाई देगी? बिल्कुल बिल्कुल 2024, 25, 26 में समझता हूँ कि, क्योंकि आप देखेंगे जो अभी तक पिछले सालों में 2-3 साल में जो बजट पेश हुए हैं जी, उनका बजट का thrust- प्रभाव है। बजट का प्रभाव ये है कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने सस्ती भी करी हैं और उनका थ्रस्ट इसी चीज़ पर रहता है कि किस तरह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इनके अंदर बढ़ोतरी हो। जी जी और इन जी, सेक्टर ने काफ़ी फ़ायदा दिया है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में और अच्छा बजट आ सकता है। अब वो ट्रैक पे चल गई है गाड़ी शेयर चल बाजार गई। की, आगे बढ़ती जाएगी। बहुत डेवलपमेंट चलते हो रहा चलते सुदर्शन मुंद्रा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या टिप्स देना चाहेंगे नए साल के लिए, निवेश की तैयारी कैसे कर लें? नए साल के लिए दर्शकों को मेरी तरफ से एक टिप जो मैंने शुरुआत में कहा था कि एक तो मल्टी एसेट एलोकेशन में ज़रूर कुछ अपना निवेश का हिस्सा डालें, और दूसरा जो भी निवेश करें आप वो सब एसटीपी और एसआईपी के माध्यम से करें इस 2024 के साल में। तो क्योंकि मैंने बोला था भी ये साल आपको मौके देगा, काफ़ी मौके देगा ये साल, जी, तो उन मौक़ों का भी फ़ायदा उठाएं। अगर बाज़ार में करेक्शन आता है तो उस समय निवेश करें, घबराएं नहीं। तो बिल्कुल सही है दर्शकों, अनुभव और उम्मीद के पकड़कर आप निवेश में बने रहें, और ये समय इस समय निवेश के नज़रिए से बहुत अच्छा है। जी, आगे आने वाले समय में भी निवेश के काफ़ी कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। बस ज़रूरत यही है कि विशेषज्ञ की सलाह से या अपने खुद के अनुभव से अपना खुद का इतना डेवलप करें अपने ज्ञान को कि आप उसमें अच्छी तरह से निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या इसमें? यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, आपने जो बोला कि खुद से ज्ञान को डेवलप करें, तो सबसे पहले उतना पढ़ें आप, जी, क्योंकि जी। कई बार दोस्त बोल देते हैं, कई बार कहने कोई, से नहीं करना हाँ, चाहिए कई किसी बार कोई एडवर्टीजमेंट आ जाता है, कोई विज्ञापन बिल्कुल देख सही लेते हैं आप, कई बार किसी अखबार में कुछ पढ़ लिया, मतलब उसको आप कहने से मत सुन लीजिए सबकी, लेकिन अपने मन से हाँ, अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि निर्णय लीजिए व्यक्तिगत या- आपकी स्थिति आप बेहतर समझते ये आप हैं। एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। सुदर्शन जी, आप और संतोष अग्रवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।